वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम हमारा चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू कर रहे थे, जहां पर हमने प्रीवियस क्लास में सोलर एनर्जी के बारे में देखे थे। सोलर एनर्जी का हमारा कुछ हिस्सा अभी भी इनकम्प्लीट बाकी था दोस्तों, तो आज हम शुरुआत में पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। लाइक हम देखेंगे फिर बायोगैस एनर्जी, उसके बाद में देखेंगे हम टाइडल एनर्जी, उसके बाद में हम और भी टाइप्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर जो फॉर्म्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह जैसा बनाए जाते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, क्या उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अभी समझेंगे आज के क्लास में खासकर। ठीक है, चलो तो जो आपका सोलर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो जो सनलाइट से आने वाली एनर्जी है उसको आपने बोले थे सोलर एनर्जी, जहाँ पर आपने अलग अलग डिवाइसेस के बारे में देखे थे, आपने सोलर कांस्टेंट के बारे में समझे थे कि 1 किलो जूल पर सेकंड एंड पर मीटर स्क्वायर में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिलीज करेगा सन और वो अर्थ नियर द अर्थ स्पेस उसको काउंट किया जाएगा, उसे बोला जाता है सोलर कांस्टेंट। लाइक 1.4 किलो जूल पर मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो एनर्जी है वो रेडिएट हो रही थी सन से अर्थ के अराउंड में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बराबर है। फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे अर्थ के पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है वो, फिर उसके बाद में एक्वेटिक एनिमल, लिविंग बीइंग, प्लांट्स वगैरह सब कुछ वो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके खुद के जो नीड है वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखे थे सोलर डिवाइसेस के बारे में, जहां पर अपने सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर पैनल्स मतलब कि सोलर सेल्स, एक्चुअली में सोलर सेल्स अपना मेन टॉपिक है, सोलर पैनल को सोलर सेल से बनाया जाता है। ठीक है, सोलर सेल्स ऐसे आप सबके बारे में आपने देखे थे, तो उसमें से हमने सोलर कुकर का जो वर्किंग है वो हमने स्टडी कर लिए थे इन द प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सोलर पैनल एंड सोलर सेल्स। ओके, बहुत ही सिंपल और आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुने वाला टॉपिक आपके लिए ये काफ़ी जनरल है, फिर भी हम एक बार उसको इसमें क्या मटेरियल कंसिस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ तो सोलर सेल्स में मेटलॉइड्स का ज़्यादातर यूज होता है, समझेगा आगे कैसे तो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन मतलब कि सोलर सेल्स क्या होते हैं। सोलर सेल इज अ डिवाइस which converts solar energy directly into electrical energy। सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी मतलब कि द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको कन्वर्ट किसमें करना है, इलेक्ट्रिसिटी में। और इसमें से आपकी जो एनर्जी की डेफिनेशन है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, वो वहां पर प्रूफ होती है कि हम ये जो लेसन पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वही तो है कि एनर्जी के बारे में सब कुछ वहां पर आएगा। आप पूरे यहाँ पे एनर्जी से घिरे हुए हो तो सिंपल टर्म है, लेकिन कैसा थ्योरी होने के कारण हम उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग मूड में और या फिर कुछ पॉइंट वाइज उसका डिस्कशन करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो सोलर सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्या काम रहेगा उसका कि सोलर एनर्जी शुड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज डन बाय सोलर सेल। ओके, अब करेगा कैसे वो सोलर सेल। सबसे पहले चीज तो सोलर सेल इज यूजुअली मेड फ्रॉम सिलिकॉन। सिलिकॉन एक आपका मेटलॉइड्स है स्टूडेंट। सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड्स है। देखो दोस्तों आपका जो सोलर सेल है वो जनरली अगर हम देखेंगे तो सिलिकॉन से बना हुआ होता है, मतलब जो सिलिकॉन मेटलॉइड्स है उसका जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है, समझ में आया। आफ्टर दैट एक सिंपल सोलर सेल की अगर हम बात करेंगे, अगर एक सिंपल सोलर सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे वो दिखने में कैसा होता है, क्या कंसिस्ट होता है उसमें, मतलब किन चीजों से वो बना हुआ होता है, ये सब के बारे में अगर बात करते हैं तो अ सिंपल सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ सैंडविच ऑफ, अभी सैंडविच मीनिंग कि वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है वो लाइक अ सैंडविच जैसे रहेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर से ऐसा फुला हुआ और नीचे से ऐसा आपका सॉफ्ट, समझ में आ रहा है, सॉफ्ट बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा प्लेन इसमें, समझ में आ रहा है, ऐसे सैंडविच टाइप उसका स्ट्रक्चर रहेगा। और वो बना किससे रहेगा, सिलिकॉन बोरॉन लेयर, 2 लेयर होती है उसमें। एक सिंपल सोलर सेल में 2 लेयर होती है,
एक होती है सिलिकॉन बोरॉन की लेयर, मतलब ये मिक्सचर होता है। उसके बाद में साथ ही साथ में होता है सिलिकॉन आर्सेनिक। ऐसे दो एलिमेंट की जो है वो मिक्सचर होता है, उनकी लेयर वहां पर तैयार की जाती है, जिससे कि आपका बनता है सोलार सेल। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? मतलब आपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि सोलार सेल, अ सिंपल सोलार सेल इज कंसिस्ट ऑफ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर हैविंग सिलिकॉन बोरॉन लेयर एंड सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर। ठीक है, उसके बाद में अ स्मॉल पीस ऑफ वायर। अब देखो वो जो आपका सिंपल सोलार सेल है उसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया सोलार सेल का, ठीक है, लेकिन आपका जो उसका जो स्ट्रक्चरल उसका व्यू रहेगा वो कैसा रहेगा, या फिर वो जो सिलिकॉन बोरॉन लेयर और सिलिकॉन आर्सेनिक है इनकी जो लेयर है यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट होगी उसको स्टोर करने के लिए हमको कहीं ना कहीं पे बैटरी की यूज पड़ेगी, तो वो सब का कैसे कनेक्शन रहेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, देखो अ स्मॉल पीस ऑफ वायर इज जॉइंट इनटू द टॉप अपर लेयर ऑफ सेल। मतलब क्या किया जाता है कि दो लेयर होंगी सिंपल सोलर सेल में। कितनी लेयर होंगी? दो लेयर होंगी, एक रहेंगी टॉप अपर लेयर और एक रहेंगी टॉप बॉटम लेयर। मतलब एक रहेंगी एकदम ऊपर वाली सतह जहां पे सनलाइट आके स्ट्राइक करेंगी, और एक रहेंगी बॉटम वाली जगह। ठीक है ना? तो देखो स्मॉल पीस ऑफ वायर जो है वो कनेक्टेड रहेगा, वो जॉइंट रहेगा टॉप अपर लेयर ऑफ सेल एंड अनदर पीस ऑफ वायर, और दूसरा अलग से हम एक पीस लेंगे वायर का जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऐसा काम करेगा। वो ऐसा क्या काम करेगा? नेगेटिव टर्मिनल का वो रहेगा जॉइंट एट द बॉटम ऑफ द लोअर लेयर। मतलब कि सिलिकॉन आर्सेनिक की लेयर हम वहां पे बोल सकते हैं। सिलिकॉन आर्सेनिक की लेयर जो है वो बॉटम लेयर में रहेगी और वो एज अ नेगेटिव एंड काम करेगा उस वायर का। ठीक है, अब वो जो सोलर एनर्जी वहां पे कंडक्ट होती है उसको थ्रू द वायर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे क्या कन्वर्ट होगी वो? अब वो कैसे क्या कन्वर्ट होगी? तो जब सोलार सेल के ऊपर में, सुनो, जब सोलार सेल के ऊपर में सनलाइट स्ट्राइक करती है, मतलब कि सोलार बीम्स वहां पर स्ट्राइक करती है, तो वहां पे जो सिलिकॉन ये जो मेटल है, मेटालॉइड्स है, इसके जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए, और वहां पे होता है उस सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। इट मीन्स कि वहां पर जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मतलब चार्ज वहां पे फ्लो हो रहा, चार्ज फ्लो हो रहा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही, एंड उस वे में डायरेक्टली जो सनलाइट की वजह से वो सारी प्रोसेस हो रही थी, सनरेज की वजह से वो सारी प्रोसेस हो रही थी, इस वजह से उसे बोला जाता है सोलार सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक से सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस प्रोसेस को कहा जाता है सोलर सेल विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि मेन चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो सिलिकॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली हेल्ड रहते हैं, मतलब कि उतने जुड़ते एकदम पैक नहीं रहते वो, है ना? तो जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन एटम के वो मूव होते हैं उन वायर में। जो आपने बोले ना कि दो स्मॉल पीस ऑफ वायर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उनमें वो वायर क्या होते हैं सिलिकॉन के मूव होते हैं, और वो वहां पर कॉज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो वहां पर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा? अब वो जो करंट है सोलर सेल में, वो एक सिंगल सेल में मैक्सिमम करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही वहां पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक सिंपल सोलर सेल में मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन छोटे से अमाउंट ऑफ करंट को हम कुछ यूज में नहीं ला सकते, इस वजह से हमें फॉर द मैक्सिमम टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम सोलर सेल, फ्रॉम सोलर एनर्जी, वी हैव टू मेड अ न्यू पैनल विच इज नोन एज अ सोलर सेल पैनल। हमें एक नया पैनल बनाना पड़ेगा जिसको नाम दिया जाएगा फिर सोलर सेल पैनल। और सोलर सेल पैनल मीन्स व्हाट? सोलर सेल पैनल मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोलर सेल। मतलब हम अगर बात कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ सोलर सेल जब कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से थ्रू द सिल्वर वायर। क्या बोल रहा हूं मैं? जब हंड्रेड्स ऑफ सोलर पैनल की मैं बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे, अभी हमने सोलर सेल के बारे में पढ़ लिए, अभी हम सोलर पैनल के बारे में बात करेंगे। तो सोलर पैनल क्या बोलता है कि
hundreds of solar cells are connected in a particular definite pattern with the help of the silver metal. किसके मेटल से? सिल्वर मेटल के वायर से हम उसको कनेक्ट करते हैं सोलर सेल्स को, बिकॉज ऑफ की सिल्वर वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छे से कंडक्ट करता है, इसलिए सिल्वर वायर जो है वो क्या करेगा, काफी प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो वो जो सोलर सेल्स है वो ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स, मतलब यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ सोलर सेल्स क्या होंगे, 100 या उससे ज्यादा भी, वो क्या रहेंगे, वहां पर कनेक्टेड रहेंगे बाय द सिल्वर मेटल वायर। समझ में आ रहा है? और वो फॉर्म करेंगे फिर सोलर सेल पैनल। क्या फॉर्म करेंगे वो? सोलर सेल पैनल। अब मैंने वो जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं ओरली आपको बताऊंगा, आपने उसको समझना है, और जो डायग्राम है वो डायग्राम पर से ही सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले सोलर पैनल कैसे बनता है, देखो ये जो है ये है आपका कंप्लीटली सोलर पैनल, ये है आपका सोलर पैनल, और ये जो ये डॉट डॉट गोल दिख रहा है आपको, ये सब है आपके सोलर सेल्स, ये सब क्या है आपके सोलर सेल। और अब सोलर सेल को या फिर ये सोलर पैनल को हम कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली उस सोलर सेल पे आके क्या करे, स्ट्राइक करे। समझ में आ रहा? मतलब सनलाइट जो है जो सोलर एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से इस पे क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। समझ में आ रहा? सनलाइट के साथ में क्या सिचुएटेड रहता है, सोलर एनर्जी एसोसिएट रहती है। तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग में सनलाइट जो है वो हो रहा है इस सोलर पैनल पे स्ट्राइक, और ये जो ये सोलर सेल्स है ये सभी सोलर सेल्स सिल्वर मेटल के वायर से ज्वाइन है। क्यों? क्योंकि सिल्वर मेटल काफी अच्छे और गुड कंडक्टर के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए आपने यहाँ पर सिल्वर का यूज किया। लेकिन कैसा होता है कि सिल्वर जो है ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है, इसीलिए सोलर सेल भी, ये जो सोलर पैनल है इसका जो खर्चा है वो भी काफी ज्यादा है स्टूडेंट्स। आगे में देखो, अभी ये जो है वो कनेक्टेड कर दिया हमने एक सोलर पैनल बना दिए, वहां तक के ठीक है। उसके बाद में सोलर एनर्जी जो है सनलाइट से वो आ जाएगी, स्ट्राइक करेगी सोलर पैनल पे, वहां पे फिर से जैसा सिलिकॉन के जो मेटल वायर्स है, वो जो सिलिकॉन के जो एटम्स है वो क्या होंगे, वहां पे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे। और हमने इस सोलर पैनल को अटैच करे दो वायर्स, ये एक और ये दो। समझ में आ रहा है? उस सोलर पैनल को हमने क्या अटैच करे हैं, दो वायर्स। वो जो दो वायर्स है वो कनेक्टेड रहेंगे ये बैटरी में, वो किस में कनेक्टेड रहेंगे, सोलर सेल के बैटरी में। फिर ये जो बैटरी है ये कनेक्टेड रहेंगी इलेक्ट्रिक मोटर को, ये इलेक्ट्रिक मोटर को नहीं भी कनेक्ट करे आपने तो भी चलेगा, मतलब आपके स्ट्रक्चर में ये जो डायग्राम है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर नहीं भी रही तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर उसका यूज भी बता दिया कि कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर लगे, ठीक है, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्क कैसे करता है, सबसे पहले सनलाइट से जो सोलर एनर्जी है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब की जाएंगी बाय द सोलर सेल। कौन एब्जॉर्ब करेंगे उसको, सोलर सेल एब्जॉर्ब करने के बाद में वहां से जो ये दो कनेक्टेड वायर्स है इनके थ्रू वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट की जाएंगी, बिकॉज ऑफ की वहां पे सिलिकॉन के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका मूवमेंट होगा, उनका फ्लो होगा चार्जेस का उनके, तो वो जो चार्जेस है वो फ्लो होंगे इस वायर में से, और वो जो वायर में से जो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा वो जाएगा कंप्लीटली कनेक्टेड है बैटरी के दो एंड्स को कनेक्टेड है। तो जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सोलर पैनल जनरेट करेगा वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी इस बैटरी में जाके स्टोर हो जाएगी, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इस बैटरी में आके स्टोर हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, स्टोर। उसके बाद में चलो यहाँ तक के हो गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन गया, जनरेट हो गया। इसके बाद में वो जो बैटरी है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर क्या करेंगे, फॉर
परफॉर्मिंग द इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए। अब इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कहाँ, बहुत सी जगह पे कर सकते हैं आप। वाटर पंप में, अगर वाटर पंप से अगर आपको वाटर देना है किसी खेतों में वगैरह या फिर कहीं पे भी, तो उसका यूज कर सकते हो, वो बात की एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर को चालू करने के लिए कहाँ पर एनर्जी, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होना जरूरी है, ये बैटरी में। मतलब कि सोलर पैनल जो है वो पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के बाद में वो स्टोर किसमें होंगी, इस बैटरी बी में, और वहां से फिर वो पहुंचाई जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर में। इस प्रकार से वो काम करता है। और अब ये हो गया पूरा मैकेनिज्म, मतलब कि एक उसका वर्किंग किसका, सोलर पैनल का। अब सोलर पैनल के कुछ एडवांटेज ऐसे हैं कि सोलर पैनल जो है वो सनलाइट से डायरेक्टली एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का वो पोल्यूशन कॉज नहीं करती है। सोलर पैनल्स किसी भी प्रकार के पोल्यूशन कॉज नहीं करते। आफ्टर दैट सोलर पैनल जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं देन सोलर सेल्स। आफ्टर दैट जो सोलर सेल्स होते हैं या फिर सोलर पैनल्स होते हैं वो दिन में ही काम करते हैं, रात में नहीं। जो सोलर पैनल्स है वो दिन में ही काम करेंगे, रात में नहीं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने का काम है सोलर एनर्जी को, वो सोलर एनर्जी जब तक के मिलती रहेगी तब तक वो एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। शाम के समय पे, रात के समय पे ऐसा नहीं हो पाता। अगर बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तो सोलर पैनल वर्क नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा है। उसके बाद में तो उसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैटरी का। मतलब दिन भर में जितनी एनर्जी हो सकती है, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है उतनी हम स्टोर करके रख देते हैं बैटरी में। और उसके बाद में फिर एट द नाइट टाइम हम अलग अलग जो कि अप्लायंसेस है उनको हम यूज कर सकते हैं। ज़्यादा वोल्टेज वाले अगर अप्लायंसेस होंगे तो कभी कभार वो यूज में नहीं आ सकते। अगर वो डिपेंड करता है कि कितने मेगावाट का या कितने किलोवाट का आपका इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जनरेट हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है ना। इस तरीके से समझ में आ रहा। तो ये सारी चीजें आपको उस सोलर पैनल में देखने मिलती है। आपको बेटा कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। यूजेस वगैरह आप प्रॉपरली कर लोगे कि सोलर से एनर्जी कहाँ पर यूज की जाती है। जनरली सबसे बड़ा और सबसे कॉमन यूज है इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में। स्पेस में जब आप सैटेलाइट्स को वगैरह भेजते हो तो वहां पर तो कोई भी किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते उन सैटेलाइट को वर्क करने के लिए। तो वैसे समय पे उस सैटेलाइट के दोनों साइड्स में क्या लगे हुए होते हैं, सोलर के पैनल्स लगे हुए होते हैं, और वो अटैच रहते हैं उस सैटेलाइट को। और वहां से वो जो एनर्जी है वो रेडिएट करता सन से, और सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के साथ साथ वहां पे सोलर सेल जो है वो अपना वर्क करना शुरू कर देता है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अपना रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन जो है अराउंड द अर्थ और अराउंड एनी प्लैनेट इन द यूनिवर्स वो करते चलता। समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा है सोलर पैनल के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेने होंगे तो ले सकते हो आप। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। चलो नाउ अभी हम देखते हैं अबाउट द बायोमास। बायोमास एनर्जी क्या होती है जनरली। देखो बायोमास एनर्जी जो है वो हमें मिलती है बाय द डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, ये सब का कॉम्बिनेशन जो है उसको बोला जाता है बायोमास। बहुत ही सिंपल है। जो मरे वाले पूरे मतलब जो मरे वाले प्लांट और एनिमल्स है, प्लांट और हम बोलेंगे उसको ट्रीज है, वो जो सड़ जाते हैं जमीन में अंदर जाके, जो रिमेन्स रहता है, उसके बाद में द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल। अब जो वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल मीन्स क्या, लाइक काउ डंग हो गया, उनका जो वेस्ट मटेरियल है एनिमल का, हो सकता है प्लांट का भी वेस्ट मटेरियल, वो सब भी उसमें आता है, ठीक है। सो उस सब को बोला जाता है बायोमास। उसको क्या बोला जाता है, बायोमास। मतलब जो बायोलॉजिकल चीजों से रिलेट करता है, खासकर लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में हम बोल सकते हैं उसको, उसके साथ में जो रिलेट करता है उसको बोला जाता है बायोमास। समझ में आ रहा। आगे में इसमें बायोमास में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, बायोमास एनर्जी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड रहेगी, तो उसमें आएंगी इंक्लूड वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट। और एग्रीकल्चरल वेस्ट मीन्स व्हाट, जो क्रॉप्स का रेसिड्यू होता है। अब रेसिड्यू का मीनिंग होता है वेस्ट
प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल। तो क्रॉप्स जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनको बोला जाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एंड काउ डंग वगैरह जो है, एनिमल्स कैटल्स का वगैरह जो काउ डंग रहता वो, ठीक है। आफ्टर दैट बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये नॉन कन्वेंशनल है। रिन्यूएबल है मतलब वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, उसको बार बार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसमें आप ये कंफ्यूज होंगे कि वुड को क्यों फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला होगा, है ना, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला होगा। अगर हमने पेड़ों को काटना अगर बंद कर दिए तो वो रिन्यूएबल रह जाएंगे। अगर पेड़ ही खत्म हो गए और नए पेड़ लगाते ही नहीं गए तो वो अपने आप नॉन रिन्यूएबल हो जाता है। इसीलिए हमने वहां पर नॉन रिन्यूएबल में भी वुड को रखा था, ठीक है। लेकिन उसके बारे में उतना कुछ जनरली देखे नहीं थे। जनरली जो वुड वगैरह है ये आते हैं बायोमास में, जो कि है एक प्रकार से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बायोमास हमें दो तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट यहाँ पे। एक पढ़ना है वुड और चारकोल के रिलेशन के साथ में, दूसरा पढ़ना है काउ डंग और बायोगैस के रिलेशन के साथ में। बहुत ही सिंपल और सीधा टॉपिक है, कुछ भी नहीं, बस आपने समझने की कोशिश करना है और कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, कुछ नहीं। यहाँ पर मैं चारकोल के बारे में लिख कर दिया हूँ, मैं आपको पहले बताता हूँ वुड के बारे में। अब वुड जो है ये पर्टिकुलरली एक प्रकार का बायोमास है। ये हमें मिलता है बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हम जब ट्रीज को कट करते हैं तो वहां से हमें मिलता है वुड, जो कि हम बर्न करते हैं। अब उसको बर्न करने के बाद में वहां पे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी, बराबर है। बर्निंग ऑफ वुड क्या कॉज करेगा, हीट प्रोडक्शन, मतलब वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। अब जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम एज अ फ्यूल क्या कर सकते, यूज कर सकते फॉर कुकिंग पर्पस और फॉर अदर पर्पस। आप देखोगे तो पहले के जमाने में जब गैस वगैरह नहीं था, एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह नहीं थे, तो ज्यादातर जितना भी आपका वर्किंग है वो होता था वुड के बेसिस पे। मोस्ट ऑफ द जगहों पे वुड और चारकोल का यूज किया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं वुड के बारे में। लेकिन वुड का क्या है कि कुछ डिसएडवांटेजेस है। कौन से सबसे पहली चीज, वो बर्न होके एनर्जी तो देते हैं हमें, हीट एनर्जी तो देते हैं, लेकिन वहां पे वो एयर पोल्यूशन ज्यादा पैमाने में कॉज करते हैं। उनमें एयर पोल्यूशन होता है जब उसको हम बर्न करते हैं, वो स्मोक और ऐश वहां से रिलीज करते हैं। इस वजह से एयर को काफी प्रॉब्लम होता है। जब वुड जलता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हम एज अ बायोमास यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर वुड को करते हैं, बट अभी उसको हमने रिप्लेस करना शुरू कर दिया बाय द चारकोल। अब ये चारकोल क्या टर्म है, चारकोल जो है ये बनती है एक्चुअली में वुड से ही। चारकोल जो है ना ये एक्चुअली में बनता है वुड से, लकड़े से। लेकिन कैसे, तो जब हम वुड को बर्न करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, जब हम क्या करते हैं वुड को बर्न करते हैं, जलाते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कुछ अमाउंट ऑफ वहां पर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग अच्छे से होती है। और जब वो बर्न करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर जो वुड में पाए जाने वाले, वहां पे जो वुड में पाए जाने वाले अदर मटेरियल्स हैं या फिर वाटर है, वुड में कंसिस्ट रहता है ना, वाटर कंसिस्ट रहता है क्योंकि वो प्लांट है, उसके साथ में अदर भी वेस्ट वहां पर, अदर भी प्रोडक्ट वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो जो अदर मटेरियल है ये सब क्या हो जाते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं। वहां से पूरे के पूरे पानी, वाटर जो है वो, साथ ही साथ में जितने भी अदर मटेरियल्स है, जो न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ वहां से क्या हो जाते हैं, वैनिश आउट हो जाते हैं, वोलाटाइल हो जाते हैं, मतलब कि वहां से गायब हो जाते हैं। समझ में ना, रिमूव किए जाते हैं वो। एंड अ ब्लैक सब्सटेंस दैट इज नोन एज अ चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड। उसके पीछे में क्या बचता है, काले कलर का सब्सटेंस बचता है सिर्फ और सिर्फ, उसको बोला जाता है चारकोल। उसको क्या बोला जाता है, चारकोल। समझ में आ रहा, ठीक है। अब ये चारकोल जो है इसमें मेन जो कंस्टिट्यूएंट रहता ये रहता कार्बन का। कार्बन ये जो गैस है वही उसमें ज्यादातर प्रेजेंट रहती, कार्बन जो एलिमेंट है वही प्रेजेंट रहता। अबाउट 98% ऑफ कार्बन चारकोल में प्रेजेंट रहता।
अगर देखा जाए तो, ठीक है। हाँ, अब चारकोल के क्या ऐसे मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको हम एज अ गुड फ्यूल दैन वुड कंसिडर करेंगे। तो उसके पीछे का रीजन है कि वुड जो है वो हीट होने पे मतलब कि बर्न होने पे हीट प्रोवाइड तो करता है, लेकिन उसकी कैलोरीफिक वैल्यू एज कंपेयर टू चारकोल कम रहती है। इसीलिए हम बोलेंगे चारकोल हैज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। सेकंड थिंग इज दैट चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक व्हाइल बर्निंग, क्योंकि जब वुड बर्न होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ खुद वहां पे क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक का मीनिंग क्या है, धुआं वगैरह जो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा वो प्रोड्यूस करेगा। वही अगर हम बात करेंगे चारकोल की, तो चारकोल ऐसा कुछ भी नहीं करता, उसका सीधा है कि एनर्जी प्रोवाइड करो, हीट एनर्जी प्रोवाइड करो विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक। तो ये इसलिए हम वुड के जगह पे चारकोल को रिप्लेस करते हैं एज अ बायोमास। ये हो गया आपका पहला रिलेशन बायोमास का। फिर हमें देखना है सेकंड, काउ डंग एंड बायोगैस। सेकंड क्या देखना है, काउ डंग एंड बायोगैस। अभी काउ डंग मीन्स क्या, तो आपने जो एनिमल वेस्ट है लाइक कैटल्स वगैरह का जो वेस्ट है जिसको हम गोबर भी बोलते हैं वो है वो एक्चुअली काउ डंग, ठीक है। और बायोगैस क्या होती है, तो जो काउ डंग का यूज करके हम एक प्लांट तैयार करते हैं जहां पर हम गैस को एक सिंपल एक नेचुरल फॉर्म में प्योर फॉर्म में कवर करते हैं और उससे फिर एनर्जी तैयार करते हैं, उसको बोला जाता है बायोगैस। आगे में पढ़ेंगे वो, ठीक है। वो भी मेनली किससे कन्वर्ट होती है, काउ डंग से ही बनाई जाती है। वो भी किससे बनाई जाती है, काउ डंग से। तो इसमें भी जैसा वुड और चारकोल का अलग अलग रिलेशन था, वैसे ही काउ डंग और बायोगैस का भी रहेगा। देखो काउ डंग इज अ बायोमास। सबसे पहले देखते हैं हम काउ डंग के बारे में, ठीक है। काउ डंग इज अ बायोमास। काउ डंग एक्चुअली में क्या है, एक प्रकार का बायोमास है। अब यहाँ पर बायोमास है मतलब कि वो एक प्रकार से एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड थिंग, व्हेन काउ डंग इज बर्न दे प्रोड्यूस हीट। वही बोला मैंने, जब वो बर्न किए जाएंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। दिस हीट इज यूज फॉर कुकिंग फूड वगैरह, जो है कुकिंग फूड्स या अदर कोई पर्पस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। काउ डंग के केक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में इट इज नॉट अ गुड टू बर्न काउ डंग डायरेक्टली एज अ फ्यूल, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, मतलब उसके फायदे होने से ज्यादा उसके नुकसान है। क्यों, क्या, वो देखो। क्योंकि बर्निंग ऑफ काउ डंग डिस्ट्रॉयज द यूजफुल न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल। अब ये क्या बोल रहा है, पॉइंट कंफ्यूजिंग है थोड़ा। देखो काउ डंग में नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने वाले न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। किसमें, काउ डंग में। अब जब हम उस काउ डंग को बर्न करते हैं तो वो जो नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट है वो पूरे के पूरे वहां से बर्न आउट हो जाते हैं, मतलब उसका कुछ भी कंटेंट वहां पे आपको नहीं देखने मिलता। और वो जो कंटेंट अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी छीन ली जाएगी, मतलब कि उसको बर्निंग करना बेकार होगा। इसीलिए बोला जाता है कि बर्निंग ऑफ काउ डंग डिस्ट्रॉयज द यूजफुल न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल। लाइक मैंने ये सिंबल में लिखा है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, NNP मतलब नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। आगे इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक, जैसे कि वुड में हो रहा था, ये भी क्या करता, काउ डंग बहुत ज्यादा पैमाने में स्मोक प्रोड्यूस करता, ठीक है। दे डू नॉट बर्न कंप्लीटली। अगर हम बात करते हैं काउ डंग की तो वो कंप्लीटली बर्न भी नहीं होता, मतलब कि वो कुछ अमाउंट में पार्शियली बर्न होता है। तो वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है, ऐश। वो क्या छोड़ के जाता है अपने पीछे, ऐश। और ऐश फिर से हवा में एज अ पार्टिकल ऐश के उड़ के यूज हो जाता है, वो भी पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। आगे में हैविंग अ लो कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि वो लो हीट प्रोड्यूस करेगा। हमने बोले काउ डंग हीट प्रोड्यूस करता तो है, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ स्मोक भी प्रोड्यूस करता है, ऐश भी बनाता है, मतलब कि वहां पे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसकी कम रहेगी। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि काउ डंग को डायरेक्टली ना यूज करते हुए उसको बायोगैस मतलब कि गोबर गैस के फॉर्म में उसको बना के फिर एज अ फ्यूल उसको यूज किया जाता है। किसको, काउ डंग को। मतलब कि जो आपका गोबर गैस है, मतलब कि जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं, ये एक्चुअली में काउ डंग से ही बनती है, लेकिन उसको हम
प्योर फॉर्म में करते हैं और फिर उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, अब उसका जो पावर प्लांट है गोबर गैस का वो हम स्टडी करते हैं। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी हम देखते हैं बायोगैस प्लांट के बारे में। देखो थोड़ा सा ये डायग्राम वगैरह में आपको अगर क्लियरली नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप अपने टेक्स्ट बुक से डायग्राम को रेफर कर सकते हो, क्योंकि कैसा थोड़ा सा यहाँ पर बनाते वक्त आपको ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा। मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, आपने इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, देखो अभी आपका जो बायोगैस प्लांट है स्टूडेंट, ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो आप में जो स्लरी है। अब स्लरी मीन्स व्हाट होता है, सबसे पहले वो देख लो। जो फ्रेश काउडंग होता है, फ्रेश काउडंग जो कि बेस्ड ऑन है पूरे तरीके से किस पे, वेस्ट पे, एनिमल वेस्ट पे, उसको हम क्या करते हैं, उसकी एक स्लरी मतलब कि एक कंपोजिशन लेते हैं उसका, पूरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्लरी उसकी यूज करते हैं। समझ में आया? वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो काउडंग है उसको जमा करना है, उसको हम अलग से नाम दे रहे हैं वहाँ पे स्लरी, काउडंग स्लरी। ठीक है, तो ये होता है आपका एक एंड बायोगैस का, और ये होता है दूसरा एंड जहाँ से आपको मिलता है मैन्योर। मैन्योर का मीनिंग होता है कि पूरे जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से भरपूर, जो न्यूट्रिएंट से भरपूर जो आपका वेस्ट मतलब बचा हुआ गैस मिलता है उसको बोला जाता है मैन्योर। ठीक है, तो मैन्योर अलग है। आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले ये स्लरी में से आपको डालना है वहाँ पे काउडंग को। समझ में आ रहा है? ये स्लरी जो है वो जाएगा यहाँ से, काउडंग जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये बोला, इसको बोला जाता है इनलेट। इसको क्या बोला जाएगा आपका, इनलेट चेम्बर। ये जो है ये क्या है आपका, इनलेट चेम्बर। ये है यहाँ पर, ये पूरी आपकी टैंक, गैस टैंक है ये यहाँ पे। मतलब जो आपका जो काउडंग है ये जब यहाँ से पास होगा तो ये कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है। वो गैस जो प्रोड्यूस होगी वो आएगी इस गैस टैंक में। वो किस में आती है, इस गैस टैंक में। सबसे नीचे में ये रहता है सीधा अर्थ के अंदर में, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा वेल बना दीजिए, थोड़ा सा ऐसा डोम शेप का, डी शेप का आपका ऐसा वेल, ऐसा गड्ढा बनाया जाता है बड़ा सा। उसमें उसका होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिग्रेडेशन। किसका, काउडंग का। किसका, तो काउडंग का। समझ में आ रहा है? इनलेट चेम्बर से, जिसको बोला जाता है डाइजेस्टर, जहां पर वो पूरा का पूरा जो काउडंग है वो डिग्रेड होता है। डिग्रेड का मीनिंग ब्रेक डाउन होना, उसका डिकम्पोजिशन होना। समझ में आ रहा है? वो वहां पे होता है डिकम्पोज। अब वहां से जब डिकम्पोज हो जाएगा तो जितनी भी गैस है वो गैस वहां से जो प्रोड्यूस होगी वो आ जाएंगी इस गैस टैंक में। वो किस में आ जाएंगी, गैस टैंक में। और उसके बाद में गैस प्रोड्यूस होने के बाद में भी कुछ अमाउंट ऑफ वहां पर काउडंग में से कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल वहां पर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो वो जो प्रेजेंट रहेगा मटेरियल, वो जो है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आएगा, वो जाएगा इस आउटलेट चेम्बर में से। वो किस में से जाएगा, इस आउटलेट चेम्बर में से। वो किस में से जाएगा आपका, इस आउटलेट चेम्बर में से। और वो मिलेगा हमें इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर। मैन्योर को ही फर्टिलाइजर भी बोला जाता है स्टूडेंट। मैन्योर को ही क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजर। समझ में आ रहा? तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब कि यहाँ से आपको काउडंग को छोड़ते चलना है। वो फिर क्या होगा, अंदर में जाके डाइजेस्टर में वो कुछ दिनों के लिए उसका डाइजेशन होते रहेगा। डाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन होते रहेगा, ब्रेकिंग डाउन होते रहेगा। किसका, काउडंग का। काउडंग का जब ब्रेकिंग डाउन होगा तो वहां पे वो डिकम्पोजिशन होगा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बोला जाता है फिर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। उसको क्या बोला जाता है, एनएरोबिक डिग्रेडेशन या फिर डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन किसका, काउडंग का बोलो या काउडंग का, जो कि इन अब्सेंस ऑफ वाटर, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको बोला जाता है एनएरोबिक डिग्रेडेशन। अब इतने पार्ट में क्या है आपका पूरे तरीके से, वो जो आपका काउडंग है वो है, इसका हो रहा है डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म होगी CH4 गैस। कौन सी गैस फॉर्म होगी, CH4 गैस, जिसको मीथेन गैस बोला जाता है। साथ ही साथ में वहाँ पर CO2 भी प्रेजेंट रहेगा, साथ ही साथ में वहाँ पे हाइड्रोजन भी रहेगा।
जो मेन कंस्टिट्यूएंट रहेगा, जो ज़्यादा पैमाने में वहाँ पे पाया जाएगा, वो रहेगा आपका CH4 गैस। तो यहाँ पर हो गया डिकम्पोजिशन, ये इनलेट से आने के बाद में, ये इनलेट से आने के बाद में ये जो आपका डाइजेस्टर है, ये जो आपका डाइजेस्टर है, इस डाइजेस्टर में क्या हो गया आपका डिकम्पोजिशन हो गया, है ना। और ये जो स्लरी है, जो काऊ डंग का, उसको डायरेक्टली हम वहाँ पर नहीं करते हैं, वहाँ पे हम वाटर प्रोवाइड करते हैं उसको, मतलब वाटर के साथ में मिक्स करके हम उसको वहाँ पे मिक्स छोड़ते हैं। तो वो आता है इस इनलेट से, ग्राउंड लेवल से हो जाता है इनलेट चेम्बर में। फिर जो डंग और वाटर है वो मिक्स होके ये जो है, ये सब आपका डंग और वाटर है, ये सब क्या है, डंग और वाटर का मिक्सचर है। ये वहां पर डिकम्पोज होता है, कम से कम उसको ऐसा पकड़ के चलो 50 से 60 दिन लगते हैं वहां पे बायोगैस का जो गैस फॉर्म होने को, फ्यूल फॉर्म होने को, समझ में आता, तब जाके वो डिकम्पोज होता। अब यहाँ पर उसकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चालू है, जितना पार्ट उसका डिकम्पोज हो गया वो फिर उसमें से जो मैन्योर बचा रहेगा वो जाएगा इस आउटलेट चेम्बर में से बाहर, वो भरते जाएगा, वो अबोव द ग्राउंड फिर से आएगा। ये देखो, ये ग्राउंड है, ये सॉइल है यहाँ पर, उसके अंदर में वो बनाएगा ये बायोगैस का पावर प्लांट। समझ में आ रहा है, वो बायोगैस प्लांट अर्थ के अंदर में बनाया गया, सॉइल के अंदर में, और वहां से फिर वो और ग्राउंड लेवल पे आ रहा, मतलब कि एज अ मैन्योर वो निकल रहा। ये इसलिए मैंने यहाँ पर सॉइल आपको दिखाया, यहाँ पर ऐसा एक छोटा सा ऐसा बॉक्स टाइप चेम्बर बनाया जाता, वहां से वो ऊपर आते रहेगा। समझ में आ रहा। उसके बाद में क्या होगा, CH4 CO2 हाइड्रोजन जैसे गैसेस वहां पर फॉर्म होंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड भी होंगी वहां पर फॉर्म, H2S, ठीक है। लेकिन जो मेन गैस है वो कौन सी रहेगी आपकी, मीथेन गैस रहेगी। कौन सी रहेगी, मीथेन गैस। और फिर उसी बायोगैस को एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं, जो कि निकाला जाता है इस गैस टैंक में से गैस आउटलेट के थ्रू। ये पाइप ऐसा लगाया जाता है वहां पर, ये जो गैस टैंक है उस पर क्या लगाया जाता, एक पाइप, और उस पाइप के थ्रू वो जो गैस है बायोगैस, जो कि वो मीथेन गैस वगैरह उसमें कंस्टिट्यूएंट है, उससे वो पास सप्लाई की जाती है फॉर द अदर पर्पसेस, यूज पर्पस के लिए। समझ में आ रहा है, वो यूज करने के लिए फिर वो इस गैस टैंक में से, इस गैस आउटलेट के थ्रू वो बाहर निकलेगी। ये गैस टैंक में जो गैस प्रोड्यूस होंगी ना, वहां से वो बाहर निकलेंगी थ्रू द गैस आउटलेट, और फिर वो यूज की जाएगी। और जो मैन्योर है, जो बचा हुआ जो अपना न्यूट्रिएंट वाला जो पार्ट है, वो आउटलेट, मतलब कि एक टैंक के आउटलेट में से वो बाहर निकलेगा एज अ फर्टिलाइजर। समझ में आ रहा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस वहां पर एक चीज आपने ध्यान में रखना बायोगैस प्लांट में, कि डायग्राम और जो एनारोबिक डिग्रेडेशन है, मतलब डिकम्पोजिशन है किसका, उस स्लरी का। स्लरी किसे बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ काऊ डंग एंड वाटर, वो एक प्रकार से स्लरी तैयार होगी वहां पे, ठीक है ना। उसको जो है डिकम्पोज होने में 50 से 60 दिन लगते हैं, और वो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। समझ में आ रहा, हाँ। तो वो ध्यान में रखना, डाइजेस्टर में होता है वो सारी प्रोसेस। उसके बाद में फिर से वो गैस बन के वो आउटलेट चेम्बर से बाहर निकल के यूज की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट, लाइक बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल कंटेनिंग 75% मीथेन। बायोगैस एक्चुअली में क्या है, एक्सलेंट फ्यूल है, जो कि 75% ऑफ मीथेन उसमें कंडक्ट करते हैं। वो 75% उसमें क्या रहता, मीथेन रहता। इट बर्न विदाउट स्मोक एंड ऐश, ये विदाउट स्मोक एंड विदाउट ऐश वो क्या होता है, बर्न होता है। आपको ये जो चीज है ना बायोगैस का, ये थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग होगा तो आपने सिंपल वे में ध्यान में रखना है स्टूडेंट, कि यहाँ से आपका स्लरी जाना, स्लरी मतलब जो वाटर और बायोगैस का मिक्सचर है, वो क्या हो रहा है इस इनलेट चेम्बर में से डाइजेस्टर में जा रहा। डाइजेस्टर में जाने के बाद में वो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो डाइजेस्टर है वो डाइजेस्टर टैंक उसको क्या कर देगी, पूरे तरीके से डिकम्पोज कर देगी। डिकम्पोज कितने दिनों तक के करेगी वो, कम से कम 50 से 60 दिनों तक के। उसके बाद में वहाँ पे फॉर्म होगा फिर डिकम्पोजिशन हुआ तो वहाँ से गैस वगैरह फॉर्म होगा। तो वो जो गैस फॉर्म होती है वो होंगी कौन सी, CH4 CO2 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस, वो फिर इस गैस टैंक में आ जाएंगी, वहाँ से वो स्टोर की जाएंगी। फिर वो जो गैस टैंक में स्टोर की गई गैस है वो वहाँ से निकल के आती है गैस आउटलेट में, और फिर उसको यूज किया जाता है। लेकिन उसी दौरान जो डिकम्पोजिशन हुआ तो उसमें से ये जो चेम्बर का आउटलेट है वो क्या करेगा, वहाँ से मैन्योर को बाहर निकालेगा, जिसको हम खत बोलते हैं। हमारे अगर जनरल भाषा में देखेंगे तो हम उसको एज अ फर्टिलाइजर या खत के तौर पर उसको हम डिनोट करते हैं, उसको बोला जाता है, रीनेम करते हैं उसको। तो वो है आपका मैन्योर, जिसमें न्यूट्रिएंट कौन से रहेंगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो कि सॉइल के लिए काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इट बर्न विद स्मोक ऐश, इट हीटिंग कैपेसिटी इज हाई,
ये जो आपका मीथेन गैस जिसमें कंस्टिट्यूएंट है बायोगैस, इसकी हीटिंग कैपेसिटी हाई रहती है। हीटिंग कैपेसिटी हाई है मतलब कि क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। हीटिंग कैपेसिटी हाई है मीन्स क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उस बायोगैस में जो पाए जाने वाले गैस है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई है, इसीलिए वो बर्न होने पे क्या फॉर्म करती है, हाई हीटिंग। उसके बाद में बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग। बायोगैस जो है वो ज़्यादातर किस पे यूज की जाती है, लाइटनिंग। एक पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है कि लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज मटेरियल। सीवेज मतलब जो एक प्रकार से जो वेस्ट होता है, जो टॉयलेट्स वगैरह बोलो या अदर फॉर्म से निकलता है, सीवेज मटेरियल प्रोवाइड सेफ एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड सप्लाइंग द एनर्जी एंड मैन्योर। मतलब कि ये जो आपका लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन है बायो वेस्ट का, जो बायोलॉजिकली जो वेस्ट यूज करते हैं हम एज फॉर द कन्वर्टिंग इट्स इनटू एनर्जी एंड फ्यूल, तो वो क्या करता है कि एक प्रकार से ऐसा इफिशिएंट मेथड है कि वेस्ट को क्या कर देना, डिस्पोज कर देना, उसको अपने काम के नजरिए से उसको देखना और उन वेस्ट का भी यूज करके कुछ अच्छा तैयार करना उसमें से, समझ में आ रहा, कुछ गुड फ्यूल बोलो या गुड एनर्जी सोर्स वहां से तैयार करना, ये सब हमें सीखा था ये बायोगैस वगैरह का प्लांट। नहीं तो ऐसे भी वो वेस्ट में जा रहा था, लेकिन उसका भी हम यूज करके वहां से अपने फ्यूल जनरेट करें और फिर आपके यूजेस तो आपके सामने है ही, समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से ये था बायोगैस का। ये थोड़ा सा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा उसको ध्यान देना है। और आपके टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक दिए हुए आपको प्लांट जो है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब पढ़ते चलना है, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा वो बायोगैस का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बायोमास जो है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एनर्जी फ्रॉम द सी। तो ये जो टॉपिक्स है जिसमें फिर आपका न्यूक्लियर फिजन वगैरह भी है आपको दिया हुआ, तो ये सब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ये जो है आज यहीं पर आपका ये क्लास खत्म होता है, हम मिलेंगे अभी अगले क्लास में। यहाँ तक के पूरा पढ़ के रखना है, अगले क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा थियरी है तो आप प्रिपरेशन करके